हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, तो फिजिक्स में आपके जो भी ग्राफ दिखते होंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ बनते कैसे हैं, तुम्हें क्वांटिटी देगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। तो तुम्हें बोल दिया जाएगा लैम्डा और पी के बीच में ग्राफ बनाओ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ और पी मतलब मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाओ। या फिर बोल देगा कि लैम्डा और 1/p के बीच में ग्राफ बनाओ, है ना, लैम्डा पी के बारे में, या फिर लैम्डा और 1/p के बीच में बनाओ ग्राफ। सीधा सीधी पूछ दे तो कहीं पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, कहीं पे डायरेक्ट ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे ऐसा हो जाता है भाई? क्वांटिटी तो वही ले रहे हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा ग्राफ बन गया, कहीं पे ऐसा बन गया। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली नहीं होगा। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि हर एक चीज़ आपका क्लियर हो। चलो एकदम बेसिक से करेंगे शुरू। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम करते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक बाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस होता है। जो पड़ा है वो एक्स एक्सिस है, जो खड़ा है वो बाई एक्सिस है। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस एक हो गया और एक बाई एक्सिस। बेसिकली यहाँ पे अब सीसा और ऑर्डिनेट लिखा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बस समझ लो। ठीक है, अगर जो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस से जो दूरी होती है, ठीक है, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले ये समझ लो। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज टू शो एग्जैक्ट पोजीशन इन कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस मिल के बनाते हैं 2D प्लेन होता है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि कैसे बनता है? एक्स और बाई के इंटरसेक्शन से बनता है। एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये बाई एक्सिस हो गया, ये कट किया यहाँ पे, इसीलिए क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन है पूरा ये। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं एक पॉइंट होता है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के दूर कितना दूरी है, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे ये कितने दूर पे है, तो बाई एक्सिस से जो इतना दूरी है ना, बाई एक्सिस से, इसको अब सीसा बोलते हैं, है ना। और एक्स एक्सिस से ये जो ऑर्डिनेट है या फिर कोऑर्डिनेट्स है ये वाला, कितना दूर है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या फिर बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट जिसको कि अब सीसा भी बोलते हैं, मतलब वो बाई एक्सिस से कितना दूर है। नाम में थोड़ा सा अंतर हो गया है। अगर बोल दें एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से दूरी नहीं पूछ रहा है, बल्कि बाई एक्सिस से कितना दूर है। जैसे कि ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब कि वो बाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5, इतना मान लो कि 5 सेंटीमीटर पे है, तो मतलब बाई एक्सिस से वो 5 सेंटीमीटर पे दूरी पे है ना। और 5 ये कैसे पता चला? वो एक्स एक्सिस से पता चल रहा है। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट को अब सीसा भी कहते हैं। ठीक है, इसका आवश्यकता वैसे नहीं था, फिर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक होता है बाई एक्सिस। ठीक है, और एक और होता है जेड एक्सिस, जो कि आउट ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन के ऊपर आ रहा होता है, कुछ इस तरीके से इसको दिखा देते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, समझ आया इतना? यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पॉइंट दे रखा है 3 है, 3, तो 3 क्या है? ये यहाँ से पता चला 3 क्या दिखा रहा है? ये जो पहला पॉइंट होता है ना, वो एक्स एक्सिस को दिखाता है, और दूसरा पॉइंट बाई एक्सिस को। एक और रहता तो वो जेड एक्सिस को दिखाता। ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस से दिखा, मतलब एक्स को दिखाता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? बाई से कितना दूर है ना। एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 3 है, मतलब बाई से कितना दूर है? इतना दूर है ना। बाई एक्सिस तो ये है, बाई वाला जो लाइन है ये है, इससे कितना दूर है ये। ठीक है ना, जिसको अब सीसा भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अब सीसा, इस लाइन को अब सीसा बोलेंगे। ठीक है, अब आओ समझते हैं आगे। यहाँ पे ये सब हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम इसको कर रहे हैं? 2 एक्सिस है, क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा है? तो देखो क्या फ़ायदा है, क्वांटिटी को इजीली एनालाइज करने में आसान करता है, डेटा को इजीली एनालाइज करने में आसानी होती है। जैसे कि मान लो कि मैच चल रहा है, ठीक है, तो पहले ओवर में 2 रन गया, दूसरे ओवर में 6 रन गया, तीसरे ओवर में 4 रन गया, चौथे ओवर में भी 4 रन गया। तो अगर हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दें कि पहला रन में 2 रन गया, तो पहला ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 6 रन,
तो यहाँ से आसानी से पता चल जाता है ना, ग्राफ को देखो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि भैया पहले ओवर में 2 रन गया था, चौथे ओवर में 4 रन गया था, ठीक है, तीसरे ओवर में भी 4 रन गया था। मतलब पता भी चल रहा है कि ये दोनों जो ओवर हैं, तीसरा ओवर चौथा ओवर में बराबर रन गया था। सबसे ज़्यादा रन गया था दूसरे ओवर में, सबसे कम गया था पहले ओवर में। तो ये आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आओ अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक सवाल है कि एक ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है। y इज इक्वल टू 2 मतलब ये क्या है, 2 देखो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, x इक्वल टू 4 है, तो ये y इक्वल टू 2 है, मतलब कि ये क्या दे रखा है, y ऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो y ऑर्डिनेट दे रखा है, अब y दे रखा है, इसका मतलब x से कितना दूर है ना, x से कितना दूर है, सॉरी लाइन यहाँ पे x से कितना दूर है, 2 ऊपर है ना। तो यहाँ पे भी x से दूरी कितना है, 2, x से दूरी कितना है, 2, x से दूरी कितना है, मतलब x कहीं ले, x लाइन से जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, या फिर 2 यूनिट बोल लो। तो कुछ ग्राफ ऐसा बना, एक सीधी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है x इज इक्वल टू मान लो 4 है, x इक्वल टू 4 है, x बराबर 4 है, मतलब x दे रखा है, तो 1 2 3 x तो यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है ना। मतलब बाई x दे रखा है, मतलब अब शीशा दे रखा है, मतलब ये बाई जो लाइन है ना उससे कितना दूर है, तो 4 यूनिट दूर है बोल सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं है ना क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर है कि 4 यूनिट है, पता नहीं है, बस 4 लिखा है, ठीक है। तो मतलब 4 यूनिट दूर है, किस से, बाई एक्सिस से। x बराबर दे रखा है, x ऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब कि वो बाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। तो बाई एक्सिस कहीं भी लो, उससे 4 यूनिट दूर रहेगा, उससे 4 यूनिट दूर रहेगा, ठीक है। तो 4 यूनिट मतलब इस तरह से लाइन सीधी बन जाती है, समझ आया। चलो आगे देखो, अब देखते हैं हम ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन का, आइए समझते हैं। पहले तो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन का होता है ना, उसको लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या बताता है, स्लोप के बारे में बताता है, c क्या बताता है, इंटरसेप्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, वैसे थोड़ा सा ये देख लो फिर उसके बाद वो समझेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ही हो गया, जिसमें कि m स्लोप बता रहा है, c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जो कि लाइन या फिर कर्व को क्रॉस करता है एक्सिस पे, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे बाई एक्सिस के बारे में जानना होता है, ठीक है। ये 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। तो कोई लाइन बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, मान लो यहाँ पे कट किया, ठीक है। तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये हो गया तुम्हारा बाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। अगर ये कट यहाँ पे कर रहा है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अगर कट इधर करेगा मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट क्या है, बेसिकली वो पॉइंट है, इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट है जो मुख्य रूप से बाई एक्सिस को कहाँ कट करता है ये पता चलता है, ठीक है। बेसिकली इंटरसेप्ट बाई एक्सिस वाला सिर्फ नहीं होता है, बल्कि इसमें भी होता है, ठीक है। तो इसकी हम उतना चर्चा नहीं करते हैं एक्स एक्सिस वाला, इसीलिए हमने लिखा है पॉइंट वेयर लाइन और कर्व, या तो कोई लाइन हो जैसे ऐसे कट करे, या फिर कोई कर्व हो ऐसे कट करे, ठीक है, क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ द ग्राफ। एक्सिस ग्राफ का तो ये कि ये भी है और एक ये भी है, तो कहीं पे कट सकते, 2 एक्सिस होते हैं तो ऐसे मान लो कट किया तो ये पॉइंट बना, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे कट करता तो 2 पॉइंट बना, ठीक है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी कट किया, बाई पे भी कट किया, तो एक्सिस को कट करता है, और जो एक्सिस को कट करता है वही क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे चर्चा सिर्फ करेंगे कि बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाई एक्सिस वाला ही सिर्फ है, ठीक है। तो आओ समझते हैं, जैसे कि थोड़ा समझ लो, मान लो ये एक लाइन है, देखो इधर ये एक लाइन है, ठीक है, और मान लो ये ऐसे कट किया, ठीक है, ये ऐसे कट किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट कहलाएगा, ये पॉजिटिव सी कहलाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। बाई मतलब ये जो इंटरसेप्ट है बाई एक्सिस पे कट किया है, तो बाई इंटरसेप्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ग्राफ कैसा है, ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्राफ, क्योंकि थीटा जो है लेस देन 90 है। आइए पहले वो समझ लेते हैं।
देखो ग्राफ कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये यहाँ से समझो। जैसे एक लाइन ये है 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो जो इस साइड होता है ना, राइट साइड जो हो गया वो पॉजिटिव ग्राफ हो गया, इस साइड जो होगा वो नेगेटिव ग्राफ होगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब देखो ग्राफ पहले 30 डिग्री पे, फिर 45, फिर 60, फिर 90। सबसे कम ग्राफ होता है 30 पे, उससे ज़्यादा ये फिर ये। सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? 90 पे दिख रहा है। अगर मान लो बच्चे को बैठाए तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ चिल्लाएगा? बेसिकली यहाँ चिल्लाएगा, क्योंकि जहाँ स्लोप ज़्यादा मतलब स्टीफनेस ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने लायक है। tan थीटा मतलब स्लोप है ना, मतलब कि क्या? स्लोप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंक्रीज करता है। स्लोप क्या है? इंक्रीज कर रहा है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इससे बड़ा है स्लोप, मतलब कि ढलान ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ढलान बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते गया, ठीक है। तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा स्लोप तो 90 डिग्री पे होगा। जी हाँ, बिल्कुल सच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी होता है। tan 90 बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। फिर जब इधर आते हैं तो हमें लगता है कि जो tan 60 पे जो स्लोप है वही tan 120 पे भी होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों। मतलब कि अगर बच्चे को बैठाया जाए तो यहाँ पे भी उतना ही चिल्लाएगा जितना यहाँ पे चिल्लाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव स्लोप है इसीलिए इसका वैल्यू मतलब ज़्यादा। ये क्या है? नेगेटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप की यहाँ पे बात आ जाती है। तो स्लोप कौन ज़्यादा है, ये वाला कि ये वाला? डेफिनेटली ये वाला है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा स्लोप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू तो बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है? देखो ये क्या है, यहाँ से 1/√3, फिर tan 45 पे 1 होता है, tan 60 पे √3 होता है, tan 90 पे इन्फिनिटी होता है। तो वैल्यू तुम देख रहे हो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो tan 120 पे -3 होता है, tan 135 पे -1, फिर tan 150 पे -1/√3, tan 180 पे 0। तो बेसिकली बात करें तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बेसिकली ये बढ़ रहा है। बताओ तुम ही, -1 बढ़ा कि -2? डेफिनेटली -1 बढ़ा। उसी तरह से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? -√3 है। डेफिनेटली ये बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है। और इधर भी स्लोप क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो बेसिकली अगर स्लोप की बात करें, मतलब कि वैल्यू स्लोप का है ना, वैल्यू ये सब क्या है? वैल्यू है। ये जो है ना 1/√3 माइनस में वैल्यू है, -1 वैल्यू है, -√3 वैल्यू, ये सब बात कर रहा है। तो वैल्यू क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मोर नेगेटिव है, यहाँ पे लेस नेगेटिव है। तो मोर जो नेगेटिव है मतलब कि क्या है? मोर नेगेटिव मतलब सबसे कम, लेस नेगेटिव मतलब ज़्यादा इससे, है ना। तो tan थीटा मतलब कि स्लोप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंक्रीज करता है, यानी स्लोप का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। भले ही बात करें तो ये इस साइड अगर है तो पॉजिटिवली बढ़ता है, यहाँ पे क्या बढ़ता है? मतलब कि नेगेटिव है लेकिन बढ़ता है। तो बेसिकली नेगेटिविटी कम होता है, तभी तो कहते हैं बढ़ता है। अब बात करें अगर मैग्नीट्यूड की, तो tan थीटा जो होता है, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मैग्नीट्यूड क्या होता है? बढ़ता है। जैसे समझो यहाँ पे 1/√3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? tan 45 पे 1, यहाँ पे क्या है? √3। तो मैग्नीट्यूड तुम देख रहे हो 90 तक जाते जाते क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन 90 से 180 डिग्री तक जैसे जाते हैं तो मैग्नीट्यूड घटता है। मैग्नीट्यूड में हम माइनस प्लस नहीं देखते हैं, समझ में आया? यहाँ पे देखो √3 है, माइनस में है, यहाँ पे -1 है। डेफिनेटली कौन बड़ा होगा? √3 की 1? डेफिनेटली √3 बड़ा होगा। माइनस को कंसीडर नहीं करना है तो √3 बड़ा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड घट रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है ना। यहाँ पे फाइनली 0 हो गया और यहाँ पे √3 है, माइनस को नहीं कंसीडर करना है तो √3 बड़ा कि 0? √3 बड़ा। तो यहाँ से यहाँ नीचे की ओर क्या हो रहा है? 180 की ओर जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है ना। स्लोप हमेशा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? बढ़ता है, फिर क्या होता है? घटता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना।
ये हमने भी बात करा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखना एम क्या था, स्लोप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, एम क्या है, स्लोप, और ये एक्स क्या बता रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर स्लोप है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, एम मतलब स्लोप, मान लो स्लोप 45 डिग्री है, मतलब कि ऐसे ये 45 डिग्री स्लोप है ना। स्लोप मतलब एम की वैल्यू मान लो 1 दे रखा है, मतलब स्लोप 45 डिग्री पे है। ठीक है, मतलब ये मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर 45 डिग्री ये पता चलता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर ये बताता है। और सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये सॉरी बाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, ऐसा कुछ समझ आया। अब देखो स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा। 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव, फिर 90 से 180 तक नेगेटिव। ठीक है ना। कमेंट ऑन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, यहाँ पे कमेंट करना है, मतलब बताना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब तुम ही देखो कि ये कुछ इस तरीके से कट किया है। ठीक है, तो ये बाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। बाई एक्सिस एक नीचे भी होता है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, तो बाई एक्सिस पॉजिटिव पे कट किया, मतलब कि इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। चूँकि थीटा क्या है, थीटा 90 से कम है। हमने बोला था ना, ये वाला इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिला के 180 हो गया। तो मतलब 90 तक अगर रहता है इधर तो पॉजिटिव होगा, और 90 से कम रहेगा तो भी पॉजिटिव होगा। तो थीटा लेस देन 90 है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरीके से यहाँ पे एक सवाल है। ठीक है, एक्स एक्सिस है। अब देखो स्लोप कुछ ऐसा है, तो हम स्लोप है तो एक्स एक्सिस से देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस हमेशा इसी साइड देखेंगे, ऐसा नहीं कि इस साइड नाप देंगे, नहीं इस साइड देखेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, थीटा जो है मोर देन 90, मतलब स्लोप कैसा, नेगेटिव। और चूंकि ये बाई एक्सिस को ऊपर काट रहा है, मतलब कि इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, नीचे काटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे देखो स्लोप पहले देखते हैं, ये एक्स बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऐसा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट किया, मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मोर देन 90 है, तो मतलब थीटा स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। लेकिन चूंकि ये कट कर रहा है बाई एक्सिस को नीचे साइड, मतलब कि इंटरसेप्ट भी कैसा, नेगेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे कट कर रहा है, मतलब स्लोप क्या है, स्लोप ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर झुका हुआ है ये, मतलब कि 90 से तो कम ही है, तो मतलब थीटा क्या हो गया, मतलब कि थीटा जो है 90 से कम है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और चूंकि इसने काटा है बाई एक्सिस को नीचे साइड, मतलब कि स्लोप कैसा है, मतलब सॉरी इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। तो इन चारों को एक में कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, और इसको एक और ऐसे कर दो। चारों देखो एक ही में आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, और ये वाला यहाँ, चारों एक ही में आ गया। तो इस ग्राफ से पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये चारों एक ही बार में, है ना। होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखो, यहाँ पे बोल रहा है प्लॉट ग्राफ फॉर बाई इज इक्वल टू √3x + 4। √3x, ये x के साथ में जो लगा है वो क्या बता रहा है, स्लोप। स्लोप का वैल्यू कितना दिया है, √3। तो √3 कितने पे आता है, tan थीटा, मतलब कि जो m क्या है, ये क्या बताता है, ये m था, और m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर कितना दिया है, m दिया है √3, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होगा 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब हमें एंगल तो पता चल गया कि 60 डिग्री है, और यहाँ से +4 दे रहा है, मतलब इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपल बन गया ग्राफ। एक्स एक्सिस ये है, बाई एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस से मतलब कि एंगल बन रहा है कितना, 60, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, और कट कर रहा है 4 पे, यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4, यहाँ पे कट कर दिया, ग्राफ बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा,
बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बोल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, हमने एक चीज़ और बना चुके हैं, वो वीडियो जो था जिसमें हमने 0 से लेकर 360 तक साइन टैन कॉस सारे का वैल्यू तुम्हें याद करवाया है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा। हमने बताया था कि जिसके लास्ट में बेसिकली 5 आ जाए, तुम्हें ऐसा ही सवाल देगा, ऐसा अटपटांग सा नहीं पूछेगा, वो 105 डिग्री का नहीं पूछ देगा, साइन 105 डिग्री का मतलब नहीं पूछेगा, ठीक है, चिंता मत करो। और जहाँ जहाँ पूछेगा वो तो पता ही है तुम्हें, 45 का पूछेगा, 135 का पूछेगा, 225 का पूछेगा, 215 था, देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब लास्ट में अगर 5 होता है तो समझ लो कि रूट यानी कि 45 डिग्री का हमें एंगल बताना होता है, ठीक है। उस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा हमने क्या कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर हमें दे रखा है बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब बाई बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस सी। तो एम का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, एम का वैल्यू क्या है 1 के बराबर, और सी क्या है, कुछ नहीं तो 0, तो सी 0 है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, स्लोप -1 दिया है, एम इज इक्वल टू -1। स्लोप क्या होता है, स्लोप tan थीटा, tan थीटा बराबर -1 वैल्यू कब आता है, अरे भैया tan थीटा अगर 45 होता है तो 1 आता है, और -1 कब आता है, जब होता है वो 135, ठीक है। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ठीक है, 135 पे होता है -1, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या होता है -1। तो एंगल हमें मिल गया कितना, थीटा बराबर क्या हो गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री और इंटरसेप्ट क्या है 0 है, तो मतलब कि बीच से ही गुजरेगा। इंटरसेप्ट तो 0, इंटरसेप्ट मतलब इसमें रहता चाहे तो इसमें रहता, तो ये बीच में बेसिकली गुजरेगा, तो बीच से गुजर गया, एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस से 135, बस ग्राफ बन गया। मतलब सिंपल ग्राफ ये है ना, ये वाला ग्राफ है जो बीच से गुजरा है, एंगल कितना बनाएगा 135। अब आगे देखो, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, 3 प्लस रूट 3x प्लस 4 इजिकल टू बाई। पहले इसको सोल्व करेंगे, बाई का सिंपल वैल्यू बताना है, तो सोल्व तो हमने पहले ही कर रखा है। 3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड 0 के, तो -√3x हो जाएगा -4, बाई इज इक्वल टू -√3/3। अब कट कुट तो करना आता है, ये वाला देख लो यहाँ पे कैसे कट किया गया है, -√3 है अपॉन 3 है, तो नीचे वाले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये √3 ऐसे रहा, इसको √3 इंटू √3 कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, कट कर दिया, क्या बचा -1/√3, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और -4/3 एज इट इज लिख दिया है। मतलब इंटरसेप्ट कितना आया -4/3, अगर करेंगे तो 3 का 3 1 4, मतलब कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इंटरसेप्ट क्या है, सी बराबर क्या है 1 लिखेंगे सीधा, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। और एम बराबर तुम्हें क्या आ गया -1/√3। अब 1/√3 आता है कितने पे 30 पे, तो ये कितने पे आएगा माइनस में, -1/√3 कितने पे आएगा 150 पे, जो कि हम पहले ही करा चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखना, सारा समझ में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दिक्कत लग रहा है थोड़ा सा भी, तो अगर चल रहा है सब सही तो फिर ठीक है। यानी कि स्लोप का वैल्यू यानी थीटा क्या है 150 डिग्री, तो यानी कि 150 डिग्री से एंगल बनाएगा, और इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, तो कुछ यहाँ पे कट करेगा 1 पे, तो यहाँ पे कट करेगा, और एंगल भी बनाएगा 150, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे एक सवाल है, सवाल क्या है कि वैल्यू निकालना है बाई का, जहाँ पे x बराबर 8 दे रखा है फॉर गिवन ग्राफ, एक ग्राफ भी दे रखा है कि एंगल 45 है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, सारा कुछ तो दे ही रखा है यार। तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, अगर 45 दे रखा है तो tan 45 की डिग्री क्या आंसर वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया 1, वैल्यू लिखना है स्लोप का, बेसिकली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारे में, ठीक है। तो एम का वैल्यू स्लोप का कितने आ गया 1, एक्स का क्या दे रखा है 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, प्लस इंटरसेप्ट क्या दे रखा है 4, बन गया तुम्हारा 1 8 8 8 4 12, जो कि यहाँ पे तुम्हारा पहले से हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ एक डिस्टेंस फार्मूला है, बस डिस्टेंस फार्मूला में याद रख लो, ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डिस्टेंस फार्मूला में क्या तुम्हें याद रखना है कि अगर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में, एक कोऑर्डिनेट मान लो कि 2 3 है और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 6,
तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। तो इनके बीच में क्या दूरी है ये निकालने के लिए जो निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन दो दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई, और वो भी अंडर रूट करके करते हैं, अंडर रूट मतलब कि 4 में से 2 जाएगा और उसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा और उसका होल स्क्वायर क्या आएगा, 4 में 2 गया 2 तो दूनी 4 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 3 9, 9 4 13, यानी कि अंडर रूट 13 आ गया, यानी कि ये आ गया डिस्टेंस। तो कुछ ऐसे निकालते हैं, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट दे रखा होता है, हमें निकालना होता है। तो ये हमें याद रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3 पॉइंट रहे तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस फिर लास्ट में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, सारे बीच में प्लस ही आ रहे हैं, हाँ, चेंजिंग यहाँ पे लिखा जाता है अंदर। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी याद रखना चाहो तो कर सकते हो, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 याद रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब एक इसको डायरेक्ट याद ही रखना, ठीक है, प्रूफ वैसे हमने कर रखा है यहाँ पे। अगर 2 स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का वो क्या होगा, -1 होगा। बस इसको याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, एक स्लोप ऐसा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो -1 आता है। जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे, ये स्लोप 1 है, ये स्लोप 2 है, तो 1 पे tan थीटा क्या है, tan थीटा पॉजिटिव है डेफिनेटली, और ये अगर ये 90 एंगल बना रहा है, हमने लिखा है ना कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 2 स्लोप, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 90 प्लस थीटा आ जाएगा, 90 प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, जो कि क्लास आप 7-8 में ही पढ़े होंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे 90 प्लस थीटा आ गया। सोल्व कर लेंगे इसको सिंपली। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर स्लोप m1 प्लस m1 इंटू m2 करेंगे, तो m1 क्या है tan थीटा, m2 क्या है माइनस ऑफ cot थीटा। अब बोलो cot थीटा कैसे आया, सिंपल भाई, m2 स्लोप कौन है, m2 स्लोप ये है, तो m2 बराबर क्या लिखेंगे, यही तो एंगल हुआ है 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा, और 90 क्या करेगा, फंक्शन चेंज करेगा, तो tan का को फंक्शन क्या होता है, tan का को फंक्शन होता है cot, ठीक है, तो cot थीटा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, cot थीटा, और ये क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, समझ में आया। और यहाँ पे यही माइनस लिखते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस तरीके से -1 आता है। फॉर्मूला तो याद होगा, तपोवन हमने याद करवाया था ट्रिग्नोमेट्री में, T=P/B, सिपाही का साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ये सब तो एकदम रट्टा मार के याद करा दिया है, ऐसा याद कराया कि कभी भूलोगे नहीं। वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, ताकि अच्छे से समझ सको। अब मॉडुलस फंक्शन अभी हमने स्ट्रेट लाइन किया है, एक पैराबोला वाला कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, परबोला या फिर पैराबोला वाला, ठीक है। अगर y=x² दे रखा हो, अगर x² दे रखा हो तो क्या करते हैं, देखो अगर ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो y और x का जो रिलेशन दे रखा है उसका वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पे y डिपेंड करता है x पे, x नहीं डिपेंड करता, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, x का दे रखा होता है। अगर x का 0 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। अगर 1 रखेंगे प्लस में तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में भी रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो प्लस में रखो चाहे माइनस में, उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस में ही आएगा। 3 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस में रखेंगे तो प्लस आएगा, माइनस में रखेंगे तो भी प्लस आएगा। मतलब कि y हमेशा क्या आ रहा है, प्लस, यानी कि y नीचे वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करके वही देख लेते हैं। अगर x 0 रखा, जो कि यहाँ पे 0 है, तो y क्या है, ये भी 0 है, मतलब कहीं आगे नहीं बढ़ा। इसको कर दिया हमने 1, यानी कि इसको कर दिया 1 x को, तो y क्या हो गया, y हो गया 1, ठीक है। और -1 रखा x को तो y हो गया फिर भी 1, ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, तो ग्राफ यहाँ पे आ गया। मतलब अगर 2 रखें
एक्स को, तो ये हो जाता है कितना 4, ठीक है। और -2 रखे तो फिर भी हो जाता है 4, मतलब ग्राफ कुछ यहाँ आ गया। अगर 3 रखे तो 9 आ गया, -3 रखे तो भी 9 आ गया, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो कुछ ग्राफ ऐसे मिलता है, ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो फटाफट होगा सारा कुछ। अब क्या करना है, सिंपल समझो, y = x² हो तो हमें कटोरा बनाना है। क्या बनाना है, कटोरा बनाना है। किसके ऊपर, ये x है, ये बाई एक्सिस है, स्क्वायर किसके ऊपर है, x के ऊपर, तो कटोरा x के ऊपर बना देंगे, एकदम सीधी बात, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो, अगर उल्टा रहता x = y², मतलब कटोरा किस पे बनाते बताओ जरा, ये स्क्वायर किसके ऊपर, बाई के ऊपर, तो ऐसे बनाते कटोरा। ये x है, ये बाई है, तो कटोरा बाई के ऊपर बन जाता। समझ में आया? चलो अब आगे देखो, यहाँ पे दे रखा है y = x², तो कटोरा x के ऊपर बन गया इस तरीके से। y = -x² दे, कटोरा तो बनेगा किसके ऊपर, x के ऊपर ही बनेगा, लेकिन नीचे की ओर बनेगा, क्यों, कि माइनस आ गया है, तो इसीलिए कटोरा नीचे की ओर बनेगा। समझ आया? y = अगर x² रहता, कटोरा ऊपर की ओर, y = अगर -x² हो तो कटोरा ही बनेगा, x के ऊपर ही बनेगा, लेकिन बस नीचे बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अगर y = x² है, कटोरा ऊपर बनेगा, +2 दे दिया, मतलब ये क्या दे दिया है, इंटरसेप्ट दे दिया है, मतलब कि बाई एक्सिस को यहाँ पे काटेगा, +2 पे काटेगा, ठीक है। ऊपर ही बनेगा ऐसे, इसकी वजह से। अब +2 दे दिया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके बनेगा, x से चिपका नहीं रहेगा, ठीक है, +2 के ऊपर जाएगा। यहाँ पे दे दिया -x², मतलब कि नीचे की ओर बनेगा, +2 मतलब बाई एक्सिस में ही जाएगा, +2 ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन आएगा अगर आपके किधर, नीचे की ओर, क्यों, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, क्यों, क्योंकि -x² है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 ग्राफ और नीचे हैं, क्या, x² है, मतलब कि ग्राफ तो ऊपर की ओर ही बनेगा, और ये -2 दे दिया है। -2 दे देने का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव है, सिंपल सी बात है भैया। ये x² मतलब ऊपर जाएगा, -2 मतलब नीचे से उठेगा ऊपर की ओर, इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे -x² -2 मतलब ग्राफ तो डाउनवर्ड बनेगा, इससे पता चल गया, ठीक है। अब -2 से क्या पता चल रहा है, मतलब इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, नीचे ही रहेगा। ये x एक्सिस, ये बाई एक्सिस पे ये नीचे ही रहेगा, जो 2 नहा जहाँ पे है नीचे वहीं पे आएगा, ठीक है। और डाउनवर्ड इसकी वजह से हो गया ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा होने के लिए x² और -2 होना चाहिए, तो ये वाला बनता हमारा, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर, अब -2 मतलब इंटरसेप्ट नीचे है, जो कि ये वाला है ना। तो हर तरह के ग्राफ हमने इसमें डिस्कस कर दिया पैराबोला में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हमने देखा था कि ग्राफ ऊपर उठ जाता था, क्योंकि ये स्क्वायर करते थे तो प्लस रखो चाहे माइनस रखो, ये पॉजिटिव ही आता था। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब आ जाए, y = x³ तो क्या होगा, बनेगा पैराबोला, लेकिन ये ऑड फंक्शन है तो कुछ ऐसा बन जाता है। कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। ध्यान रखो, y = अगर x² है तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। y = x³ है तब कैसा बनेगा, तब ऐसा तो बनेगा, लेकिन ये नीचे भी ऐसे आएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, ठीक। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा ये मॉडुलस वाला चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये मॉडुलस छोटा है ना अभी, मॉडुलस का सीधा मतलब क्या होता है, नेगेटिव को हटाना। अगर -5 है, अगर इसको ऐसे मोड लगा दें तो क्या आंसर आएगा, 5। 5 पे मोड लगा है फिर भी 5, -5 पे लगा है तो भी 5, मतलब कि ये आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अगर y = मतलब कि मोड x है तो आंसर x ही आएगा, -x है तो भी x ही आ गया, ठीक है। लेकिन ग्राफ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अगर मोड है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो y = x कैसा ग्राफ बनेगा, y = x ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि एम क्या है, 1 है, 45 डिग्री पे है, ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब ये ग्राफ इधर से ऐसे आ रहा है,
ठीक है। जो इधर जा रहा है ना पीछे, जो कि ये भी नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ये भी क्या है नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव ये बीच में नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव तो मोड रहता नहीं है। तो ये जहाँ से नेगेटिव में घुस रहा है यही पलट के जितना इधर एंगल पे आया है उतने पलट के इधर चला जाएगा, ठीक है। यही तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है और मोड में है, मतलब आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स प्लस टू है तो बाई इज इक्वल टू एक्स मतलब एम एक्स प्लस टू क्या बता रहा है यहाँ पे। ऐसे अगर कंपेयर करें एम एक्स प्लस टू तो ये एम तो स्लोप हो गया जो कि 1 है, एक्स से कितना ऊपर उठेगा ये पता चलेगा, मतलब 45 डिग्री ऐसे ही पता चलेगा 1 वैल्यू है तो। और 2 क्या है इंटरसेप्ट है और होने वाला है क्या पॉजिटिव। अगर हम सीधा ग्राफ बनाते एक्स प्लस टू का तो क्या बनता ऐसा बनता, एक्स प्लस टू है मतलब कि 45 पे बनेगा और प्लस 2 है मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। ये प्लस 2 पे है ना, और चूंकि एक्स एक्स ये थीटा क्या है पॉजिटिव होगा, ठीक 45 डिग्री, तो ऐसा बनेगा। अब तुम ही सोचो ना ये कहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है नेगेटिव में, तो बस इतना हिस्सा को, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको पलट के इसको ऊपर उठा देंगे इतना, ठीक है। जो ये वाला है ना इसको पलट के इतना उठा देंगे जो कि हमारा यही ग्राफ बन गया, समझ आया। ये जो नीचे आ रहा है इसको पलट हटा देते हैं बस, समझ आया इतना। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा है x माइनस 3, तो क्या दिक्कत है x माइनस 3 है मतलब मोड क्या होगा x प्लस 3 बनेगा। अब x प्लस 3 का ग्राफ कैसा होना चाहिए x प्लस 3 मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा बनेगा इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा ये है ना। ये 1 हो गया मतलब 45 डिग्री पे होगा और ये प्लस 3 होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये वाला भी थोड़ा आना चाहिए, कैसे आना चाहिए x माइनस 3 है मतलब कि इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव है, तो यहाँ से बनाते तो ये नेगेटिव जाता, ये पॉजिटिव क्या है, ये थीटा 45 डिग्री हो गया है ना, जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू 1 दिया है इसलिए प्लस 3, क्यों प्लस 3 इधर से पता चलेगा, ये जाना है इसे माइनस 3 में ही, यहाँ पे माइनस 3 है लेकिन इसको यहाँ से घुमा देते हैं ऊपर की ओर क्योंकि मोड में तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये प्लस 3 पे जाके कट करता है, ठीक है। तो ग्राफ हमारा ये बन गया, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे है एक तगड़ा वाला बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अगर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो हम ऐसा ग्राफ बनाते, मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो ग्राफ बनाते ऊपर की ओर हुई, लेकिन इंटरसेप्ट क्या लेना पड़ता नीचे की ओर, नीचे से -4 से, तो ऊपर ही उठेगा एक्स स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -4 है, एक्स स्क्वायर -4 था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -4 है, लेकिन वहाँ पे मोड है तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर ग्राफ बनाते तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ग्राफ है -4 मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव, -4 मान लो यहाँ पे है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर की ओर, -4 नीचे है मतलब ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो जहाँ से ये एक्स एक्सिस पे नीचे आ रहा है ये पॉइंट, इतना ऊपर उठा देंगे, मतलब ये वाला जो है ना इसको हटा देंगे और यहाँ पे इतना ऊपर ऐसे चला जाएगा, जो कि जहाँ पे +4 ऊपर की ओर है वहाँ पे कट करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये नीचे की ओर आता तो इतना ऊपर उठा दिए हैं, ठीक है। ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर -4 मॉड का, ठीक है जी। ये तो हमने भी चर्चा कर ही लिया है, पैराबोला नहीं परबोला है, एक्स स्क्वायर है तो वो अपर पैराबोला, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला ही है ऑड फंक्शन वाला, तो कुछ ऐसा बनता है ऑड फंक्शन वाला। ये यूनिक है, बस ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये यूनिकनेस की वजह से ये अपवर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना, ये अपवर्ड नहीं होगा, ये नीचे भी आता है इधर, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि इसको ऊपर उठा दो, ना जी, ऐसा होता है ये, ऐसा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है बेसिकली, देखो थोड़ा सा जान भी लेना है तो जान सकते हो। अगर हम वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा बाई का, लेकिन अगर नेगेटिव रख देंगे तो 3 बार क्यू होता है तो नेगेटिव ही आता है, यानी कि +1 भी आता है, -1 भी आता है, इसीलिए ये ऊपर भी जाता है +1 की ओर और -1 की ओर जाता है।
ठीक है। उसी तरह से अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 पॉजिटिव में भी जाता है, 2 दूनी 4 नेगेटिव में भी आता है। तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन करने पे ग्राफ बनते जाता है हमारा। 3 रखते हैं तो 3 3 9 इधर पॉजिटिव भी आता है, -3 रखते हैं तो -9 भी आता है, तो इधर आता है। समझ आया? अब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इन्वर्स रिलेशंस को बोलते हैं हिंदी में अति परवलय। तो बाई इज इक्वल टू होता है C/X। यहाँ पे ऐसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, बाई और एक्स का इन्वर्स रिलेशन है। C क्या है? कांस्टेंट। तो बाई इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे अगर कांस्टेंट 1 है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो बाई और एक्स का इन्वर्स रिलेशन है। क्या मतलब? अगर हम एक्स को बढ़ाते जाए तो बाई का वैल्यू क्या होगा? घटते जाएगा, डेफिनेटली घटते जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू 1/x है। एक्स का अगर हम वैल्यू 0 रखते हैं तो बाई क्या होगा? इन्फिनिटी होगा कि नहीं? 1/0 क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी आता है, मतलब ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। अब बाई एक्स इक्वल टू अगर मान लो कि 0.25 या 1/4 रखते हैं, 1/4 रखते हैं एक्स के जगह पे, तो 1/x एक्स की जगह पे रखेंगे 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यानी कि बाई बराबर क्या आ गया? 4, जो कि यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से अगर हम वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं, इस तरीके से कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे अगर बढ़ेगा तो ये बाई घटेगा, जैसा कि हमने ग्राफ में दिखाया है। एक्स 0 है, अगर 0 है तो बाई क्या है? मतलब कि बाई क्या है? इन्फिनिटी है। एक्स हो गया 1/4, ठीक है, 1/4। तो ये बाई क्या हो गया? बाई हो गया 4, कहीं ना कहीं 4 पे आ चुका है। ठीक है। ये हो गया हाफ, तो ये कहाँ पे आ गया? मतलब 2 पे आ गया लगभग में। ठीक है ना। अगर हो गया 1 तो ये भी हो गया 1, बेसिकली यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे ये भी कट करेगा। अगर रख दें 2 तो ये हो जाएगा आधा, मतलब कि कम पे जा रहा है। देखो नीचे ही आते जा रहा है, ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। उसी तरह से मान लो कि इन्फिनिटी रख दे लास्ट वाला, तो ये एकदम बिल्कुल 0 में सट जाएगा आगे, बाई के 0 में, है ना। तो बाई क्या हो गया? 0। तो ये होता है इन्वर्स रिलेशन, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस इतना याद रखना, इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। अब देखो कुछ कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। जी हाँ, कांस्टेंट का भी कुछ रोल है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। बाई इज इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं कांस्टेंट को K/, यहाँ पे तो x होता है, x बढ़ाओगे बाई घटेगा, K कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर K को कुछ करा जाए तो ये सब सेम रखते हुए जो है वही रहे। अगर K बड़ा है तो ग्राफ ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। अगर K कम है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। मान लो कि ऐसे ग्राफ बनाना है तो बनेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे ही बनेगा, तो एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। तो ये जो सबसे ऊपर है मतलब कि इसका K वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसका K वैल्यू सबसे कम है। समझ आया? वही हमने लिखा है K का वैल्यू जितना ज़्यादा ग्राफ उतना ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। और x का पावर जितना ज़्यादा ग्राफ उतना नीचे शिफ्ट होगा। भैया बाई इज इक्वल टू 1/x है, x का वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे, अगर x स्क्वायर कर दो फिर x क्यू कर दो तो ग्राफ उतना नीचे शिफ्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बाई इज इक्वल टू 1/x है तो कुछ ग्राफ ऐसा बना है, बाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है तो ग्राफ कुछ यहाँ तो ऊपर है लेकिन यहाँ पे नीचे हो गया। बाई इज इक्वल टू x क्यू है तो यहाँ पर तो ऊपर है लेकिन ग्राफ नीचे हो गया, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब आगे देखो जो कांस्टेंट वाला है उस पर भी एक सवाल है। जैसे कि यहाँ पे बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, अगर बाई एक्स इज इक्वल टू 7 है, बाई एक्स इज इक्वल टू 5 है, मतलब कि क्या यहाँ पे किसकी वैल्यू ये दे रखा है? 7 का। 7 क्या है? कांस्टेंट है, यानी बाई इज इक्वल टू 7/x, 7 जो ज़्यादा है कांस्टेंट, तो ग्राफ ऊपर है ना। ये फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे ये वाला, ठीक है। कांस्टेंट तो है लेकिन जो चूँकि कांस्टेंट है जो वैल्यू ज़्यादा है वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट रहेगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू नीचे बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? ग्राफ जो होगा शिफ्ट होगा नीचे की ओर। अब एक सवाल आ गया, क्या सवाल है? ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, डिस्टेंस हो गया r, ना कि r²।
तुम्हें बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस मतलब कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच में डिस्टेंस मान करो, ग्राफ मतलब बनाना है। तो जो पहले बोले ना उसको बाई एक्सिस पे लिखना है, मतलब बाई के बराबर, और जो द्वारा दूसरे बार में बोले उसको एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स और बाई का वैल्यू हमें मिल चुका है। ठीक है, तो एक्स और बाई का वैल्यू फार्मूला में पुट करो, ई इज इक्वल टू जो के क्यू दे रखा है अपॉन आर स्क्वायर। तो ई की जगह क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर कांस्टेंट है छोड़ दो उसको, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर बराबर एक्स है तो एक्स स्क्वायर। अब तुम बताओ बाई इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। बाई इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर, या फिर बाई इक्वल टू 1 एक्स, बाई इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर, या फिर बाई इज इक्वल टू 1 एक्स क्यू, सारे का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना। जितना वैल्यू ज़्यादा है बस उतना शिफ्ट होता जाएगा नीचे, जो कि हमने अभी अभी देखा ऊपर। तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो, समझ आया इतना। ठीक है, जितना वैल्यू ज़्यादा रहेगा पावर का उतना ग्राफ सिर्फ नीचे शिफ्ट होगा, जो कि तुम्हें यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पे देखो अगला सवाल है हमारे पास कि ग्राफ बनाना है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। ये फॉर्मूला ऐसा है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। तो जो पहले बोला है उसको बाई बराबर लिखेंगे, मोमेंटम बराबर मतलब यहाँ पे एक्स लिखेंगे, है ना। तो फॉर्मूला में हमें दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है, कांस्टेंट है, इसको एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/p। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा को हम क्या रखेंगे, बाई बराबर 1/p क्या है, एक्स। तो बाई इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, डेफिनेटली ये वाला बनता है, आप तो होगा ना। तो हमने ग्राफ ये बना दिया। लेकिन अगर यहीं पे बोलता कि वेवलेंथ और मोमेंटम नहीं 1/p के बीच में बनाओ, तो बन जाता स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आगे समझ में आ जाएगा ये भी। ठीक है, जो हमने बोला है अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। यहाँ पे है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या, कांस्टेंट। जी हाँ, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। ये क्या है, ये सब तो कांस्टेंट ही। आर यूनिवर्सल कॉस कांस्टेंट, एन मोल है, तो इसको कांस्टेंट मानते हुए तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने लिख दिया। तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, भी नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो रिलेशन आया है P और V का कुछ ऐसा आया है। ग्राफ किसके बीच में बनाना है, P और V के बीच में। तो P मतलब कि बाई, P मतलब बाई और V मतलब x। तो सीधा लिखेंगे ना फॉर्मूला जो है, P मतलब बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x। कैसा ग्राफ बनेगा इसका, जो दिख रहा है तुम्हें वो बना है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, इतना तो पता होगा। तो यहाँ बोल रहा है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पी और भी का बीच में ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। ये बीच में टेम्परेचर आ गया, ये टेम्परेचर को बता रहा है। टेम्परेचर कौन ज़्यादा होगा, जो यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर था ना। जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा वो ऊपर शिफ्ट रहेगा ग्राफ। जैसे पी वी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर दूसरा ज़्यादा है, पहला कम है, तो जो टेम्परेचर ज़्यादा वो ऊपर शिफ्ट रहेगा, जो कम वो नीचे रहेगा। समझ में आया, ग्राफ तो दोनों का यही बनेगा, सेम टू सेम। अब हमारे पास दिया है बनाने को बहुत तरह से, यहाँ पे रंगीन सवाल है। ठीक है, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी और एम के बीच में बनाना है। एनर्जी और एम के बीच में बनाना है। तो जो पहले बोला है एनर्जी और एम के बीच में, एनर्जी और एम के बीच में, मतलब एनर्जी को किस में रख दिया, बाई एक्सिस के बराबर और ये एक्स एक्सिस के बराबर। तो यही फॉर्मूला हम रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह बाई और इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एम की जगह रख दिया ये 2 इंटू एम की जगह एक्स एक्सिस। तो कैसा बनेगा, बाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x एक्सिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमने बनाया है। अब काइनेटिक एनर्जी और P के बीच में बनाओ। क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी और P के बीच में बनाओ। काइनेटिक एनर्जी और P के बीच में बनाओ, तो काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेंगे बाई, अब P के बीच में बनाओ। P के बीच में यानी कि देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं तो जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में बनाओ। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ई बराबर क्या, बाई, और बोल रहा है कि पी के बीच में बनाओ यानी मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, बाई इज इक्वल टू पी के जगह क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इस साइड लिखो चाहे मत लिखो चल जाता है, बस इस साइड बस लिख दो, बस एक तरफ है ना, तो एक तरफ बस लिख दिया यहाँ पे ये वाला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास बन के आ चुका है। अब अगला सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी और 1/m के बीच में ग्राफ बनाओ। क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी और 1/m के बीच में ग्राफ बनाओ। तो ये मान लेंगे हम पहले बाई और ये बराबर मान लेंगे हम एक्स। अब फॉर्मूला में रख दो, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। 2m की जगह क्या, m तो नीचे है मतलब कुछ नहीं, तो 1/m है। 1/m बराबर क्या है, 1/m बराबर x, मतलब सीधा यहाँ पे तो x ऊपर ही आ जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बाई इक्वल टू एक्स आ गया ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, एक होता है लेटरल पैराबोला। लेटरल पैराबोला वैसे कुछ नहीं है, तुम पहले ही पढ़ चुके हो, हमने अभी तक देखा था। बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, कटोरा एक्स के ऊपर ऊपर की ओर, माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो वही बाई इज इक्वल टू कटोरा नीचे की ओर। ठीक है, अब वही यहाँ पे आया है बाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में। अब ऐसे कर दो, तो बाई को स्क्वायर कर दो, इसको एक्स, मतलब अंडर रूट जो था ये वाला इधर आ गया तो बाई स्क्वायर हो गया। तो मतलब कटोरा किसके ऊपर, ये बाई एक्सिस ही एक्स एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर, मतलब कटोरा बाई के ऊपर, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, खत्म। इसी को बोलते हैं लेटरल पैराबोला। या तुम रटना चाहो तो रट सकते हो, बाई इक्वल टू रूट एक्स, मतलब लेटरल पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तुम्हें इतना भी याद है ना, ये वाला तो काम चल जाएगा, बस ये साइड याद रखना चाहिए। ठीक है, एक तुम्हें मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। क्या, अगर ग्राफ अगर बाई इज इक्वल टू एक्स हो, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, बाई इज इक्वल टू एक्स का पावर क्या हो, आधा हो, तो बताओ इसमें ग्राफ कैसा बना था। इसमें स्ट्रेट लाइन बना था, एक्स स्क्वायर हो तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अच्छा, एक्स टू दी पावर हाफ है मतलब कम हो गया, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, जितना पावर ज़्यादा उतना ऊपर, बराबर है पावर तो एकदम स्ट्रेट लाइन, घट गया पावर मतलब झुक गया लाइन। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। फिर से सुन लो इसको, बाई इज इक्वल टू अगर एक एक्स है, बाई इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, बाई इज इक्वल टू अगर एक्स टू द पावर हाफ है। देखो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे है तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर बाई इज इक्वल टू एक्स है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। बाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर आधा है मतलब कि ग्राफ कुछ झुकेगा ऐसा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसी को बोलते हैं लेटरल पैराबोला। कुछ नया चीज़ नहीं है भाई लेटरल पैराबोला। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वही है, बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कटोरा एक्स के ऊपर। वैसे बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कैसे बनाना है, ऐसे बनाना, ऊपर कटोरा एक्स के ऊपर, ये एक्स है ना, कटोरा एक्स के ऊपर हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो डाउनवर्ड हो जाता, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाता, ई वाला हो जाता। ठीक है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई स्क्वायर मतलब कटोरा बाई के ऊपर, खत्म, बात बराबर। अब कुछ और सवाल है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल P एंड के फॉर P इज इक्वल टू 2m रूट के। सिंपल सी बात है भाई, क्या बोला है कि P और के के बीच में बनाओ। तो P को क्या मान लेंगे, जो पहले बोला उसको बाई मान लेंगे, के को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फॉर्मूला में रखो, P बराबर क्या है, बाई इज इक्वल टू रूट 2m के, जो कांस्टेंट होता है इसको छोड़ सकते हैं, के के बराबर क्या रखेंगे, के बराबर x, ये बना, यानी कि बाई इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया। तो ये कौन सा है, लेटरल पैराबोला पता चलेगा। ऐसे ही पता चल रहा है कि लेटरल पैराबोला बनेगा, अभी भी तो पढ़ा हमने भाई, तो हमने बना दिया वो।
ठीक है। और जो पहले बोला है उसको बाई पे रखेंगे, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। जो पहले बोला है मतलब बाई है वो पी पे रहेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी के बीच में बना तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रख देंगे, और लेटरल पैराबोलॉजिक ग्राफ ऐसा बन गया। सिंपल सी तो है भाई, इतना आसान है, और क्या करना है इसमें। यहाँ पे जो हमने बताया अभी तो बताया था, तो टी स्क्वायर और के स्क्वायर के आर क्यू है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस, है ना, जो कि केपलर्स लॉ से लिया गया है ये वाला। टी स्क्वायर बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। कैसे, समझो। देखो, अगर हम बात करें तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आर के पावर 3 है, ये इधर से जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर कितना, 1.5 है ना, लगभग आधा है कि नहीं है, 1.5 है, 1.5, तो 1.5 है, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही है। तो अगर टी और आर के बीच में ग्राफ होता, ठीक है, टी और आर के बीच में ग्राफ होता, पावर ए बराबर है, जैसे कि ये हमने देखा था ना, बाई इज इक्वल टू एक्स, पावर दोनों का सेम है, तो ग्राफ बन जाता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, बाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1.5 रहता तो कैसा बनता, स्ट्रेट बनेगा क्या, नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेट से ऐसे हो जाएगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पे किया है, लेकिन कहेंगे इसको भी स्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आ चुका है एग्जाम में। अगर बाई स्क्वायर रहता तो ग्राफ ऊपर की ओर उठता, अगर बाई टू बाई और एक्स बराबर होता तो ऐसा ग्राफ बनता एकदम सीधा, और बाई इक्वल टू 1/x होता तो ये नीचे की ओर आ जाता, है ना, जिसको बोल बाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई मेरे, ये ऐसा नहीं है, ये 1/x थोड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे बाई इज इक्वल टू, बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर हाफ, मतलब आधा है ना, बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर स्क्वायर, ये एक्स और ये आधा, तब बनेगा ऐसा। ये जो हमने यहाँ पे जो गलत लिख रखा है ये वाला, ये तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो अलग ही कहानी है इसकी, ये वाला हो जाएगा ये, ठीक है, वो तो कहानी ही अलग है उसकी, हटाओ। तो फिलहाल ये समझो, ठीक है ना। तो 1.5 जब है तो मतलब कुछ ये ग्राफ बनेगा, सीधा ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो कहेंगे स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। अब आगे एक सवाल है, ग्राफ बताना है बिटवीन वी स्क्वायर एंड एक्स। वी स्क्वायर को सीधा जिसके बीच में बोले मतलब उसको बाई लेना है, और ये जो दूसरा लिख रखा है मतलब उसको एक्स ही लेना है, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यू क्या है, कांस्टेंट है, अच्छा जी, यू कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, बाई, हमने लिख दिया, यू स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट लिख दिया, 2as ऐसे ही रह गया, s क्या है, s बराबर क्या है, x लिख दिया। अब ग्राफ की चेंज बनाना है वी स्क्वायर एंड एक्स के बीच में, तो वी स्क्वायर एंड एक्स के बीच में वी स्क्वायर लिख दिया और ये एक्स लिख दिया, वी स्क्वायर बेसिकली क्या है, बाई, और ये क्या है बेसिकली ये एक्स ही है। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसे ही पता चल रहा है, मतलब कि बाई और ऐसे ही पता चल रहा है बाई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है भाई, तो बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब कुछ और सवाल है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, बाई इज इक्वल टू, हमने देखा अभी क्या, बाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2, लेकिन जब ये उल्टा हो जाए तो यानी कि बाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन था जो कि ग्राफ ऐसे बन जाता था, लेकिन यहाँ पे जब उल्टा हो जाता है ना तो कुछ ऐसे बनता है, कैसे, ऐसे किया, बाई इज इक्वल टू द पावर एक्स है, तो मतलब ये कुछ ऐसे ग्राफ बन जाता है, ठीक है। और यही रहता बाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स, तो कैसा हो जाता, ये ऐसे हो जाता, ऐसे इधर से आता ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोथ वाला, इसको बोलते हैं डीके वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बना है,
यानी कि किसका बाई इज इक्वल टू 2 to the power x है, या फिर कोई नंबर ले लेते हैं e⁻x है। समझ में आया? ये ई क्या है? यूलर्स नंबर, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट पे के ऊपर पावर में वेरिएबल आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि है बाई इज इक्वल टू e⁻x, एक्स ऊपर चला गया है, मतलब 2.71 इसका ई का वैल्यू होता है यूलर्स नंबर, इसका पावर एक्स। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और जो पावर जो है माइनस में अगर हो जाता है ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है डीके वाला, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बाई इज इक्वल टू e⁻ अगर x है तो ग्राफ डीके वाला नहीं बल्कि ग्रोथ वाला बनेगा, और अगर बाई इज इक्वल टू e⁻−x है तो ग्राफ क्या बनेगा? ये डीके वाला बनेगा। समझ में आया? ये हो गया ग्रोथ वाला, ये हो गया आपका डीके वाला, जो कि हमने पहले ही लिख रखा है दोनों, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। बस इतना ध्यान रखना। इसका सवाल कहाँ आता है फिजिक्स में, यूज़ कहाँ है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ का ही यूज़ मेन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि चार्ज Q है इज इक्वल टू Q0 e⁻−t/RC, तो RC कांस्टेंट है, मतलब हट गया ये। Q0 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जैसा कि हमने देखा था ये वाला बनाया था, तो कांस्टेंट जितना रहता है उसको ऊपर उठा देते हैं, इतना है ना यहाँ पे, जिसे ऊपर उठा दिए थे कांस्टेंट जो था, उसी तरीके से वहाँ पे कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अब हमें पता है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? e⁻−t, मतलब जो वेरिएबल t है ये तो एक नंबर है, जैसे कि बाई इज इक्वल टू 2 to the power x है, ये तो नंबर हो गया। वेरिएबल ऊपर है मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, वेरिएबल ऊपर है मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले में दो होता है, एक डीके होता है, एक ग्रोथ। यहाँ पे ये डीके वाला एक ग्रोथ, ये डीके वाला है ना, पता चल रहा है -t से। तो मतलब नीचे की ओर ग्राफ बनेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, नीचे की ओर आएगा। और नीचे ये क्यों आएगा, कहाँ से आएगा? तो जितना Q0 दे रखा है ना, इतना ऊपर से नीचे आएगा, मतलब Q0 मान लो यहाँ है Q0 और ई नीचे आएगा, डीके हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन गया, फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। अब सर्कुलर ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। सर्कल का और एक्लिप्स का एक जैसा है दोनों। तो क्या है, आप रट्टा भी रख सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली हम समझा ही देते हैं एक बार। ये सर्कल है बेसिकली, ठीक है। तो ये बीच में सेंटर होता है जहाँ पे x0 और y0 ले लेते हैं, ओरिजिन हो गया। और ये रेडियस ये भी है, ये भी एक रेडियस ही है, ये भी एक रेडियस ही है, ठीक। कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक। तो इनके बीच में ये दूरी क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इक्वेशन, मतलब बेसिकली इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन सर्कुलर का क्या होगा? अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली है तो r ही, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स बाई ये लिखना है, ठीक है। एक्स बाई और आर तीनों को मिला के लिखना है। तो कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एक्स बाई हमें निकालना है, तो कुछ ऐसे करते हैं। आर निकालना होता है तो क्या करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ करेंगे। x2 - x1, यहाँ पे x1 की जगह x0 है, तो लिख दिया हमने x2 - x1। x2 नहीं है बल्कि यहाँ पे x है, तो x - x0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला यूज़ किया। अब ये अगर हम स्क्वायर यहाँ पे रूट जो है इसको इधर कर देंगे तो स्क्वायर में बदल गया, ठीक है। और ये ऐसे ही रह गया। अब हमें पता है कि x0 और y0 क्या है, ओरिजिन है, मतलब 0, तो इसको 0 रख देंगे तो क्या बचेगा? ये तो 0 हो गया, तो इसकी कहानी ख़त्म हो गई यहाँ से। तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की आर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। यही हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सिंपल पहले जो लिख रखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रेडियस ही तो मोर कॉमन, तो आर से डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ दोनों कट जाता है तो 1 आता है। मतलब सिंपल फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें याद रहना चाहिए। और यही जब इक्लिप्स की बात करते हैं तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इक्लिप्स में देखो, एक होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान ले ए ले लेते हैं और बाई एक्सिस के अलॉन्ग बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड है ना, एक्स स्क्वायर जो डिवाइडेड है, तो एक्स लाइन में जो लंबी लाइन अगर तुम्हें दिख रही, लंबी चाहे जो भी दिखे, जो है ए है जैसे कि, तो नीचे हम ए से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, तो ये आर ही तो है एक तरह से समझो, तो ये ए हो गया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो बाई के ऊपर ये लाइन में है बी है, बी, तो बी लिख देंगे और आर की जगह हमने बी लिखा, तो यानी कि आर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जो हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये इक्लिप्स का इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब कुछ वेरिएशन ऑफ स्लोप की बात कर लेते हैं कि कब स्लोप पॉजिटिव होता है नेगेटिव। हमने वैसे देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में एक बार फिर से। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है भैया नेगेटिव में है कि मतलब कि नेगेटिव में है कि क्या में है, √3 बड़ा होगा कि -√3 बड़ा होगा। वैल्यू की बात करें तो ये बड़ा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी उतना ही है जितना ई है। ठीक है, जैसे कि एक स्लोप है, जैसे कि 60 डिग्री पे जो वैल्यू आएगा वही 120 डिग्री पे आता है ना। नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर जरूर अच्छे से देख लेना। जैसे कि tan 60 का जो वैल्यू होगा जो कि √3 होता है, 120 का भी वही होगा, बस माइनस में हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चे को यहाँ बैठाया जाए तो उतना ही चिल्लाएगा जितना यहाँ पे चिल्लाएगा। मतलब स्लोप दोनों जगह क्या है, कहें तो एक तरह से स्लोप बराबर है लेकिन नहीं है बराबर, कहें तो एक तरह से बराबर है लेकिन नहीं है बराबर। क्या मतलब इसका भैया क्या बोल रहे हो? बराबर करने का मतलब अगर बैठाया जाए तो बच्चा उतना ही चिल्लाएगा जहाँ पे जितना यहाँ पे चिल्लाएगा, लेकिन चूंकि ये अगर पॉजिटिव साइड है तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये नेगेटिव है तो वैल्यू कम है, तो हम बोलेंगे कि स्लोप ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है जो दोनों का। कैसे देखो, tan 60 बराबर क्या होता है, √3 निकल गया। tan 120 का क्या होगा, √3 होगा, माइनस में होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो स्लोप है m1 और m2 दोनों बराबर है ना। हेयर मैग्नीट्यूड इज सेम, यहाँ प्लस माइनस नहीं देखते, वही बात है नहीं देखते, तो √3 दोनों जगह है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वैल्यू कौन ज़्यादा है, √60 वाला, सॉरी 60 वाला ज़्यादा है, 60 पे एंगल है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो ये मैग्नीट्यूड को दिखाया है ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा हंसता हुआ और रोता हुआ वाला कॉन्सेप्ट है। एक इमोजी मान लो है ये है और दूसरा इमोजी ये है। ठीक है, अगर हमें वैल्यू ऑफ स्लोप बताना हो, दो चीज़ बताते हैं, एक वैल्यू ऑफ स्लोप बताते हैं और एक बताते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी देखना आसान है, वैल्यू भी देखना आसान है। स्लोप देखना, स्लोप बोले सीधा मतलब तो मतलब वैल्यू पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड अगर पूछना होगा ना तो वो बोल देगा कि मैग्नीट्यूड बताओ भैया, कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन स्लोप, ऐसे बोल देगा। ठीक है, लेकिन बोल देगा वैल्यू ऑफ स्लोप तो अलग कॉन्सेप्ट है वो। मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों में अंतर है। स्लोप का क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि वैल्यू पूछ रहा है। स्लोप का क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हंसता हुआ रामलाल है और एक रोता हुआ रामलाल है, ठीक है, ये हो गया हंसता हुआ रामलाल, ये है, ठीक है, हंसता हुआ रामलाल। ये क्या है, रोता हुआ रामलाल, चाहे जो EMR सर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, हमने उनसे पढ़ा है। तो देखो ये हंसता हुआ है, अगर हंसता हुआ कोई लड़का है तो इसका जो स्लोप होगा हमेशा बढ़ेगा और इसका स्लोप क्या होगा, घटेगा। और इसको अगर इसको मुंह को निकाल लेते हैं बाहर, ऐसे इसको काट देते हैं दो हिस्सा में, यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, काट देते हैं दो हिस्सा में, ठीक है। अब समझो इस ये वाला कहाँ का आया हिस्सा, हंसते हुए बच्चे का है ना, हंसते हुए यहाँ पे ये वाला आ चुका है उठ के, है ना, ये वाला उठ के यहाँ पे चला गया। अब बताओ वैल्यू ऑफ स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देखो हंसता हुआ आधा इधर कहाँ है, यहाँ पे एक है, मतलब स्लोप यहाँ पे भी क्या होगा, स्लोप यहाँ पे भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ स्लोप यहाँ पे भी बढ़ेगा, स्लोप यहाँ पे भी बढ़ेगा, ठीक है जी। और ये कटा हुआ जो हिस्सा है ना, ये वाला रोता हुआ है, तो एक हिस्सा तो यहाँ पे है, मतलब स्लोप यहाँ घटेगा, और एक यहाँ पे हिस्सा है, स्लोप यहाँ पे भी घटेगा। तो मुँहे वाला है ना, आधा काटा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्लोप घटेगा दोनों जगह। यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। पूरा करेंगे तो हंसता हुआ बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये दोनों बढ़ने वाला है और ये दोनों क्या है, घटने वाला है, स्लोप घटेगा, जैसा कि तुम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो स्लोप ये वाला बढ़ रहा
है ना। स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, रोता हुआ वाला ही है ना, पूरा नहीं बनाया है, रोता हुआ वाला है, तो यानी घट रहा है। ये क्या है, ये भी रोता वाला ही तो है, ऐसे करेंगे तो ये भी स्लोप घट रहा है। ठीक है, ये क्या है, बढ़ता हुआ वाला है, पूरा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है ना, कितना आसान है स्लोप देखना। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि चलेंगे हम एक्स एक्सिस से ही, ठीक है, इधर से ही चलेगा, ओरिजिन से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, ओरिजिन से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऐसा समझो। अब मैग्नीट्यूड देखने के लिए पहले देखेंगे कहाँ पे जीरो है। अगर स्लोप ऐसे रहा ऐसे तो जीरो होगा, ऐसे रहा तो जीरो रहेगा। देखो अगर ऐसे रहा मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, खड़ा है सबसे। अगर ऐसे रहे ऐसे मतलब यहाँ पे तो खड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। इस तरीके से यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे जाके जीरो हो गया, यहाँ पे पहले जीरो है फिर यहाँ पे खड़ा हो गया। तो हम मैग्नीट्यूड उसी से देखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हंसता हुआ वाला है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, कुछ होगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 कुछ भी होगा, 4 है। तो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप भी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन स्लोप की बात हम नहीं कर रहे हैं। स्लोप तो ऐसे ही पता चल जाएगा, हंसता हुआ रोता हुआ से पता चल जाएगा। स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड जीरो है, अब जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ा मतलब ये भी बढ़ा, ये क्या हो गया, 4 हो गया। मान लो जीरो से कुछ तो बढ़ा ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड में हम माइनस भी नहीं देखते, मैग्नीट्यूड में हम प्लस माइनस भी कुछ नहीं देखते, नहीं देखते हैं, जी हाँ नहीं देखते हैं। तो पहले जीरो था फिर बाद में कुछ है, मतलब कि बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले कुछ है फिर बाद में जीरो हो गया, मतलब घट रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है। यहाँ पे पहले जीरो है फिर बाद में कुछ है, मतलब कि बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले कुछ है ना, खड़ा है, फिर यहाँ पे जाते जाते जीरो हो गया, मतलब घट रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है। सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, इतना ही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, मैं कमेंट ऑन द स्लोप। यहाँ पे स्लोप की बात कर रहा है, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है। अब तुम्हें बताओ यहाँ पे ऐसे स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी पे जीरो है, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। स्लोप के बारे में बताना है, मतलब वैल्यू के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या है, ये ऐसे अगर बात करें, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये क्या एंगल बनाएगा, टेन, यानी कि थीटा जो है, थीटा मोर देन 90 डिग्री है। मतलब कि ये जो डी वाला है यानी कि नेगेटिव स्लोप है, यानी कि डी वाला क्या है, नेगेटिव स्लोप है। देखो ए और बी में बात करें तो ए और बी में अगर बात करें तो ये क्या है, थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, क्योंकि लेस देन 90 है। 90 भैया ये है ना, तो थीटा तो लेस देन 90 है, तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा, बी वाला सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बी वाला क्या है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। ए वाला सिर्फ पॉजिटिव है और मिनिमम है। ठीक है, बस इसी बारे में बात करना था। ठीक है, तो चैप्टर होता है समाप्त मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लेना, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है ना, और अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा ना, अगर वैल्यू के बारे में, जैसे कि tan 135 का क्या होगा वैल्यू, tan 60 की जगह tan 120 का क्या होगा, तो ये इसके लिए तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखना होगा। अगर वो तुम देख लोगे तो तुम्हें ना 360 तक पूरा वैल्यू आ जाएगा निकालने। ठीक है, तो ध्यान से एक बार देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।